हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रीज़, जिसे लिखा था इमली डिटेंशन ने। इमली डिटेंशन ने इसमें ट्रीज़ में एक जगह का ज़िक्र किया है जहाँ पे वो घूमने जाती है समर के दिनों में। और वो जो नेचर का जगह होता है उसकी जो खूबसूरती होती है, वहाँ की जो पेड़ें होती हैं, उनकी जो लताएँ होती हैं, उनके बारे में इस पोएम में उन्होंने वर्णन किया है। और भी कई चीज़ें खूबसूरती की बताई है नेचर की। इन सारी खूबसूरत चीज़ों को जो भी वो वहाँ पे ऑब्ज़र्व करती हैं उस नेचर में, उस गर्मी के दिनों में, वो हमें इस पोएम में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम लाइन बाय लाइन इसे पढ़ेंगे, पर पहले हम थोड़ा पोएम के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पोएम में क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो पोएम है दोस्तों, उसे 28 लाइनों में लिखा गया है और 7 क्वाड्रेंट में डिफाइन किया गया है। इसमें कोई भी डिफिनिट राइम स्कीम नहीं है, पर इसकी थीम बहुत खूबसूरत है जिसका नाम है ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर को यह पोएम बहुत अच्छे से दिखाएगी और किस तरह की ब्यूटी होती है उन समर्स के डेज़ में, उन ट्रीज़ में और वातावरण में, यह हमें बताएगी। और जो बताने वाली है उनका नाम है इमली डिकेंशन। तो पहले इमली डिटेंशन के बारे में जान लेते हैं। तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों इमली डिकेंशन का दिसंबर में, 10 दिसंबर 1830 में उनका जन्म हुआ। और उनकी मृत्यु हो गई थी 15 मई 1886 में। यह एक अमेरिकन पोएट थी। इनकी अधिकतर जो पोएम हुआ करती थी वो डील करती थी एक थीम को, जिसका कहते हैं डेथ और इमॉर्लिटी। पर वो अधिकतर पोएम्स थी और ये पोएम कोई थोड़ी डिफरेंट है और ये इसकी थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर। इन्होंने अपने जीवन काल में 1775 पोएम्स लिख दिए थे और इनकी फेमस पोएम्स थी बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई मेजर एवरी ग्रेड, आई मीट सक्सेस इज काउंट स्वीटनेस। और भी कई पोएम्स इन्होंने लिखी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 1775 पोएम्स इन्होंने लिख दी। और आज उन्हीं में से एक पोएम हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्री, जिसे लिखा था इमली डिकेंशन ने। आइए दोस्तों, इसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। द ट्रीज लाइक dazzles heat and a swan. There seemed to rise a tone from many nature creatures accompanying the sun. तो फर्स्ट लाइनों में पोएट लिखती है द ट्री लाइक अ टेस्ले हीट। ट्रीज लाइक अ टेस्ले हीट, यानी कि टेस्ले हीट का मतलब होता है औरतों की जो लटकन होती है ना दुपट्टे में, उसी तरह दुपट्टे की तरह वो लहरा रहे हैं पेड़। देयर सीम टू बी अ राइज अ टोन, और एक टोन सुनाई देता है फ्रॉम मिनिएचर। किससे? मिनिएचर यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि कीड़े मकोड़े, पक्षियाँ हो गई, क्रिएचर से बहुत सुंदर एक राइज सॉ ट्यून सुनाई दे रहा है। और ये सब किसको एकम्पनी किया जा रहा है? सन को। यानी कि जो सूरज की सुनहरी धूप है वो जब पड़ती है तो क्रिएचर्स एक टोन बना रहे हैं, एक अपनी आवाज़ को निकाल रहे हैं खुशी में। और जो पेड़े हैं वो उसी खुशी में लहरा रही हैं हवाओं से हल्की हल्की। ये सब चीज़ें पोएट को वहाँ दिखाई देती है जब वो नेचर में गई है, और यही सब उन्होंने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। अब हम दोस्तों सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ते हैं और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में पोएट लिखती हैं कि four peaceful trees of summer in a morning the year they never yet did satisfy remotest when most fair। यहाँ पे पोएट कहना चाह रही हैं कि वो जो आवाज़ें हैं जो मेरे कानों में, ईयर में, वो जो मॉर्निंग की आवाज़ें पड़ रही थी समर की, वो जो क्रिएचर्स गा रहे थे, और ये जो समर की जो धुन है वो मुझे सुनाई दे रही थी, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मैं और भी सुनना चाह रही हूँ। रीमोटेस्ट यानी कि मुझे सेटिस्फाई ये पूरा कर नहीं पा रही है। उनकी जो तड़प है इस साउंड को सुनने की और बढ़ती जा रही है, और वो
बोलती हैं ये सब सच है। तो इस स्टैंजा में पोएट जो समर के जो ट्यून्स थे, जो क्रिएचर्स निकाल रहे थे, और जो पक्षियाँ छोटी छोटी चीज़ें जो साउंड्स निकाल रही थी, ट्यून्स निकाल रही थी, उसे उन्होंने समर के ट्यून से जोड़ दिया। क्योंकि ये किस कारण हो रहा था? समर सीज़न के कारण। तो ये जो साउंड्स थे वो समर सीज़न के होंगे, और ये जो साउंड उन्हें कानों में पड़ रही थी वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, वो और भी उस साउंड को सुनना चाह रही थी। ये सब उन्होंने सेकेंड क्वाड्रेंट में बताया। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है। तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखती हैं कि द सन shone whole at the intervals, then half, then alter, hid, as if himself were optional and had states of cloud. द स्टोन होल एट इंटरवल, यानी कि सन जो है वो उसका जो सोन था वो ऐसा लगा मानो कुछ इंटरवल के लिए आया, कुछ समय के लिए। ये मूवी का इंटरवल होता है ना, उस तरह से सूरज पूरा आया, उसके बाद तुरंत हाफ हो गया। और इससे देखकर ऐसा लगने लगा कि सूरज जो है वो ऑप्शनल है, और पूरा स्टेट, यहाँ पे ई स्टेट का मतलब है प्रॉपर्टी। ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है बादलों के पीछे छिप गया और यही उसकी प्रॉपर्टी सल्तनत है। ऐसा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बताना चाहती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पोएट लिखती है सफिशिएंट टू इनफोल्ड हिम एक्सटर्नली फ्रॉम व्यू एक्सपेक्ट इट वेयर अ हिम of his to let the orchards grow. Sufficient to enfold him externally from view. और बादल सफिशियंट है, यानी इतना मात्रा में है कि वो हमेशा के लिए सूरज को अपने अंदर समा सकती है, उसे संभाल कर रख सकती है। एक्सपेक्ट इट वेयर अ हिम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रो। पर ये सूरज की जिद है कि वो बाहर निकलेगा और उन बादलों से निकल करके ऑर्चिड्स, फूल्स होते हैं दोस्तों, ऑर्चिड फूल आपने देखा होगा, गुलदस्तों वगैरह में लगाया जाता है। तो उस चीज़ को, फूलों को ग्रो करने के लिए वो बाहर आता, और ये उसकी एक जिद है। और इसी जिद में वही मतलब होता है जिद, हिम मतलब, तो वो हिम उसकी जिद है कि वो फूलों को उगाएगा, इसलिए वो बादलों को चीर करके बाहर आता है और अपने धूप को पूरे नेचर में फैलाता है ताकि वो ऑर्चर्ड्स ग्रो हो सके। ये वो इस स्टैंजा में पोएट हमें कहना चाहती है। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ और उसमें देखेंगे कि पोएट क्या कहती है। उसके बाद पोएट कहती है अ बर्ड सैट केयरलेस ऑन द फेंस of one gossips in the lane. On the silver matter charmed a snake, just winding round a stone. A bird sat केयरलेसली, यानी कि एक पक्षी जो शांति से बिना किसी डर भय के बैठी हुई थी, और दूसरी चिड़िया जो थी वो उससे कुछ गॉसिप्स यानी बातें कर रही थी। यहाँ पे पोएट को दो चिड़ियाएँ दिखती हैं जो आपस में चींची चींची कर रही होंगी, और उसे सुनकर पोएट को ऐसा लगने लगा कि वो लोग दोनों एक दूसरे से बात कर रही है। On the silver matter charming a snake just winding round the stone. और एक सांप जो है वो राउंड राउंड घूम रहा था, और उसे लग रहा था कि सूरज एक चमकता हुआ स्टोन है जिसे वो राउंड राउंड घूम करके अपने अंदर समा लेगा, यानी उसको बांध लेगा। और वो बार बार घूमा जा रहा था सूरज को देख करके। उसे लग रहा था वो छोटी सी चीज़ है, वो छोटा सा स्टोन है। ऐसा वो इस स्टैंजा में कहना चाह रही हैं। इस स्टैंजा में उन्होंने दो चीज़ों के बारे में जिक्र किया, बर्ड्स और स्नेक्स के बारे में, और दोनों उस सूरज की रोशनी का लुत्फ़ उठा रहे थे उस समर की
चीज़ों का। इसके बाद पोएट आगे बढ़ती हैं और लिखती हैं, अ ब्राइट फ्लावर स्लीट अ कैरेक्टर and showered upon a stem like hindered a flag, sweet hosted with spices in the hymn. ब्राइट फ्लावर यानी कि इस बार पोएट ने एक फूल को देखा और वो कहती है, स्प्लिट अ क्लैग एंड स्वॉरेड अपॉन अ स्टीम, यानी कि वो जो फ्लावर है वो उस क्लैर्क के अंदर छिपी हुई थी। क्लैर्क वो होता है, जैसे कि आप कली को देखते हैं तो उसमें ग्रीन कलर का जो पेटल्स होते हैं ऊपर में, जो कि फूल को बांधे रखते हैं और अचानक वो फूल खिलता है। तो वो फूल के खिलने को पोएट कहती हैं, लाइक अ हिंडन फ्लैग स्वीट होस्टेड, ऐसा फ्लैग जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और वो अचानक एक नई ताजगी के साथ खिला है, ऐसा वो लग रहा है। स्पाइसेस इन द हिम, और उससे जो खुशबू आ रही है उस नई खिले फूल से, वो मसालों की तरह सौंधी सौंधी महक आ रही है। और इसके बाद वो लास्ट के क्वार्टर में पहुंच जाती है और कहती है, Twas more I cannot mention, how mean to those that see, when days declinations of nature summer day. Twas more I cannot mention, यानी कि और भी कुछ था वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जिसे मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी। How mean to those that see the decalling of nature's summer days, और उनके साथ हाउ मीन, उनके साथ कितना गलत होता है जो कि वेंडे डिकेंशन की एक पेंटिंग को देखते हैं जो उन्होंने नेचर समर डेज पे बनाई है। यहाँ पे एक पोइट का जिक्र है दोस्तों, ये एक पेंटर का जिक्र है जो कि है वेंडिक डिक्लाइनेशन। इन्हीं के बारे में कहा जाता था कि ये ऐसे पेंटर थे जो कि कागज़ पे हूबहू नकल उतार दिया करते थे हर चीज़ का। पर यहाँ पे पोएट हमें बताती है कि वो जो नेचर का जो हूबहू उतारे भी थे ना समर डे का, वो भी उन चीज़ों को नहीं उतार पाए जो कि वहाँ पे रियल में थी। नो डाउट उन्होंने कुछ कुछ उतारा, पर पूरी चीज़ें वो नहीं बता सकते एक छोटे से पेपर पे। और जो भी उसके उन पेंटिंग्स को देखकर मान लेते हैं कि यही समर डेज है और यही रियल है, तो उनके साथ कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है। वो जिस वर्चुअल दुनिया को रियल मान रहे हैं वो असल में रियल नहीं है, ऐसा पोएट का कहना था। यहीं पे अब स्वीट सी पोयम ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैंने आपको यह पोयम सुनाया, आपने पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ हमें बताएं, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी, तब तक